Hello, my dear friends. Today I will discuss the process to compel the appearance which have been mentioned in chapter 6. If you see the your syllabus, that is the unit 6, it talks about the production of witnesses, summons and warrants. इससे ये निकल करके आता है कि हमें सम्मन्स एंड वारंट को डिस्कस तो करना है, लेकिन सम्मन्स एंड वारंट को हमें कन्फाइन करके डिस्कस करना है। इसका मतलब ये हुआ कि सम्मन्स एंड वारंट विटनेसेस को कब इशू होगा, इस रिगार्डिंग हमें बात करना है। तो इसलिए हम चैप्टर 6 पर कंसंट्रेट करेंगे और चैप्टर 6 में जो टॉपिक, जो सेक्शंस स्पेशली विटनेसेस से रिलेटेड होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे ओवरऑल नॉलेज के रिगार्डिंग ध्यान मत रखिए, आप इतना ध्यान रखिए कि विटनेसेस के रिगार्डिंग जो होंगे उसके रिगार्डिंग क्या क्या इशू हैं उस पर हमें ध्यान रखना है। तो अब हम आते हैं कि जैसे कि चैप्टर 6 अगर आप ध्यान में रखेंगे तो चैप्टर 6 जो है वो कहता है कि प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ द पर्सन्स। तो हियर द प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस का मतलब ये हुआ कि आप क्या क्या प्रोसेस से किसी भी व्यक्ति को कोर्ट के सामने अपीयर होने के लिए कंपेल कर सकते हैं। तो कई प्रोसेस हैं इसमें। एक तो आपका प्रोसेस है, एक सम्मन्स होता है, दूसरा सम्मन्स जो सम्मन्स सेक्शन 61 से लेकर के 69 तक का है। एक सेकेंड मोड है, सेकेंड मोड में वारंट ऑफ अरेस्ट होता है। तो वारंट ऑफ अरेस्ट में दो तरह के वारंट होते हैं, बिलेबल वारंट होते हैं, नॉन बिलेबल वारंट होते हैं। ये सेकेंड मोड हो गया। थर्ड मोड हो गया व्यक्ति की जैसे उसको प्रोक्लेम्ड अफेंडर डिक्लेयर कर दीजिए कि प्रोक्लेम्ड अफेंडर, और प्रोक्लेम्ड अफेंडर डिक्लेयर करने के बाद सेक्शन 82 में प्रोक्लेम्ड अफेंडर डिक्लेयर होता है। 82 में डिक्लेयर करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को आप अटैच कर सकते हैं। और इस तरह से हम जब इस अपीयरेंस की बात आती है, ये अपीयरेंस के लिए किसी व्यक्ति को अपीयर करने के लिए कैसे कंपेल किया जा सकता है। देखिए चैप्टर 6 तभी अप्लाई होगा जब व्यक्ति वॉलंटरली अपीयर नहीं होता है। अगर वॉलंटरली अपीयर है, रेडी है, हमेशा कोर्ट में प्रेजेंट रहता है, तो इस तरह की कोई बात ही नहीं है। तब तो समन्स वारंट या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ये सब की जरूरत ही नहीं है। ये सब की जरूरत तब आती है जब कोर्ट में व्यक्ति प्रेजेंट नहीं होता है, तब का ये मैटर है। ये जैसे कि सेकेंड पार्ट है, सेकेंड जैसे कि चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 में आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति थिंग्स है, प्रोडक्शंस ऑफ द थिंग्स की रिगार्डिंग है कि कोर्ट में कैसे कंपेल किया जाए उस व्यक्ति को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि लैपटॉप की चोरी हुई है, लैपटॉप का डिस्प्यूटेड पॉइंट है और कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो उसको कैसे कंपेल किया जा सके या किसी अथॉरिटी को कैसे कंपेल किया जा सके, तो इस पर्पज के लिए भी सम्मन्स इशू होते हैं। और दूसरा मोड इसका भी है कि सर्च वारंट इशू हो सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो सम्मन्स वारंट होते हैं, सम्मन्स एंड वारंट की भी कैटेगरी होती है। तो सम्मन्स एंड वारंट व्यक्ति के अपीयर होने के लिए भी इशू होता है और डॉक्यूमेंट्स या थिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज होता है। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करके आपको ऑलरेडी एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 में प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस, मतलब व्यक्ति को अपीयर करने के लिए, कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए क्या क्या, कैसे उसको कंपेल किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ दो ही पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम आपको सम्मन डिस्कस करेंगे, वारंट डिस्कस करेंगे और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के रिगार्डिंग यहाँ पर हम आपको डिस्कस नहीं करेंगे। तो जब हम सम्मन्स एंड वारंट को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम समरी एक है आपके लिए। समरी ये है कि समरी है कि 29th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट है जिसको कि हम डिस्कस करेंगे। यह रिपोर्ट आपको 2012 में सबमिट हुई है और इस रिपोर्ट में यही कहा गया था कि जो डिले, जो ट्रायल कंक्लूड करने में डिले होता है उसका मेन रीजन, कई रीजन होते हैं, उसमें से एक मेन रीजन ये भी होता है कि सम्मन्स एंड वारंट प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। प्रॉपर वे में सम्मन्स सर्व नहीं होता है और वारंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो इसके लिए कमेटी ने दो रिपोर्ट भी दिया है। कमेटी का रिपोर्ट यह है कि पहला रिपोर्ट यह है कि सम्मन्स एंड वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, सर्व कराने के लिए स्पेशल पुलिस को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए और वह पुलिस को कोई और काम न दिया जाए। उसको इन्वेस्टिगेशन का या किसी व्यक्ति को सिक्योरिटी देने का, प्राइम मिनिस्टर का या किसी के भी व्यक्ति का सिक्योरिटी देने का कोई उसको काम न दिया जाए। सिर्फ उसका मतलब ये हो कि सर्विस सम्मन्स इशू हुआ है उसको सर्व कराए, वारंट इशू हुआ है उसको एग्जीक्यूट कराए। तो यहाँ पे एक रिकमेंडेशन लॉ कमीशन का ये है। और दूसरा रिकमेंडेशन, सेकेंड रिकमेंडेशन लॉ कमीशन का ये है कि जो सम्मन्स होते हैं उनको ईमेल के थ्रू भेजा जाए। जब आप ईमेल के थ्रू भेजेंगे तो वहां भी टाइम टेकिंग का सेविंग होगा। अगर वारंट है तो जिसको मान लीजिए कि आप कोर्ट है, कोर्ट से वारंट इशू हुआ
तो जो पुलिस अथॉरिटी को आप डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस वारंट को एक्सिक्यूट करा के लाओ, तो वहां पे मेल के थ्रू ही उस पुलिस अथॉरिटी को उस वारंट को सेंड कर दीजिए, जहां से वो प्रिंट आउट लेकर के वहां जा करके उस व्यक्ति को अरेस्ट करके लाएगा, जो भी हो। तो मतलब कि 239 रिपोर्ट में हम आपको दोनों पॉइंट डिस्कस करेंगे। फिर हम आपको डिस्कस करेंगे सम्मन्स के पॉइंट पर। जब हम आएंगे तो सम्मन्स के पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे कि सम्मन्स क्या होते हैं, सम्मन्स की मीनिंग क्या है, सम्मन्स के फॉर्म क्या होते हैं, कैसे इशू होगा, सारे पॉइंट को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर ये दोनों तो ये तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का हो गया, सम्मन्स सीआरपीसी का हो गया। हम यहाँ पर आईपीसी को भी यहाँ पे देखेंगे। आपको आईपीसी में भी ये है कि आईपीसी में जैसे ही हम आते हैं तो इसमें हम ये प्रोविजन आईपीसी का है। अब आईपीसी में जब हम आते हैं तो ये देखेंगे कि अवॉइडिंग फ्रॉम टेकिंग अप सम्मन्स। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सम्मन्स इशू हुआ है और वह सम्मन्स को ले ही नहीं रहा है, रिसीव ही नहीं कर रहा है, अपने आप को अवॉइड कर रहा है, या सम्मन बाई चांस जहाँ कंस्पिक्यूअस प्लेस पर जहाँ चिपकाया गया है वहां पर उसको फाड़ करके फेंक दे रहा है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं, इस तरह का जो व्यक्ति सम्मन्स नहीं लेता है या सम्मन्स को सर्व करने में हर्डल क्रिएट करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट है। तो यहाँ पर हम आपको टाइम बिंग के लिए आपको थोड़ा सा स्मॉल में जाकर के 172 और 173 आईपीसी का यहाँ डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर एक इफेक्ट ऑफ डिफेक्टिव सम्मन्स अगर होता है, इफेक्ट ऑफ डिफेक्टिव सम्मन्स का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए सम्मन लिखने में कोई गलती हो गई या उसको प्रॉपर वे में जिस फॉर्मेट में मेंशन किया है उस फॉर्म में नहीं लिखा गया है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो इसका यही इफेक्ट होगा कि प्रोसीडिंग को विशिएट नहीं करेगा, और जो व्यक्ति सम्मन सर्व कराने गया था या प्रॉपर्टी अटैच की गई थी तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं माना जाएगा। तो इस तरह का एक बचाव है पुलिस अथॉरिटी के लिए। फिर यहाँ है कि वारंट, एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि क्या विटनेसेस के रिगार्डिंग सिर्फ सम्मन ही इशू हो सकता है या विटनेस के रिगार्डिंग वारंट भी इशू हो सकता है। तो इसका रिप्लाई हम देंगे सेक्शन 87 के थ्रू देंगे कि नहीं, विटनेस को सिर्फ सम्मन ही नहीं इशू होगा, विटनेस को वारंट भी इशू हो सकता है। क्योंकि जब वारंट का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें विटनेस के लिए नहीं लिखा जाता है, वहां पे हमेशा ये लिखा जाता है एक्यूड एक्यूड एक्यूड। तो सम्मन्स विटनेस को इशू हो सकता है लेकिन वारंट होगा कि नहीं होगा। तो जैसे कि सेक्शन 87 कहता है कि जहां जिस जिस मामले में कोर्ट सम्मन जिसको इशू कर सकता है उस मामले में कुछ सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत वहां पे उस वारंट भी इशू हो सकता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि कब विटनेस के खिलाफ वारंट इशू हो सकता है, ठीक ना। तो इस तरह का डिस्कस करने के बाद फिर हमने इस सम्मन के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आपको डिस्कस करेंगे कि वारंट क्या है। फिर हम डिफरेंस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन सम्मन्स एंड वारंट। और एक हम आपके इजी वे में लिखे हैं कि डिफरेंस बिटवीन बिलेबल वारंट एंड नॉन बिलेबल वारंट। ये दोनों इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिलेबल और नॉन बिलेबल में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। और जनरली क्या होता है कि जब एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो लोग कंफ्यूज रहते हैं, और ये मुझसे भी पूछा गया था, मेरे भी इंटरव्यू में, जुडिशरी के इंटरव्यू में पूछा गया था। तो वहां पर मैंने भी इसको बेस्ट एफर्ट करके बताया था। इस वाले को तो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो इसको भी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि डिफरेंस बिटवीन बिलेबल वारंट क्या होता है, नॉन बिलेबल वारंट होता है। और इस तरह से हम एक और यहाँ पे डिफरेंस करेंगे जो मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ क्योंकि बार बार मैं लिखना उचित नहीं समझ रहा था, कि सम्मन्स केस और सम्मन, वारंट केस और वारंट दोनों में अंतर होता है। सम्मन्स केस जो होते हैं, मैं पिछले क्लास में डिस्कस किया था, सम्मन्स केस को ट्रायल के पर्पज से डिवीजन किया गया है। इस सम्मन केस का ट्रायल के पर्पज से डिवीजन है। सम्मन्स केस और वारंट केस ट्रायल के पर्पज का डिवीजन है, और दोनों ही वर्ड डिफाइन है। सम्मन केस भी डिफाइन है डब्ल्यू में, और वारंट भी एक्स में डिफाइन है, दोनों वर्ड डिफाइन है। लेकिन सम्मन्स और वारंट जो होते हैं एक व्यक्ति को कंपेल करने के लिए, ताकि वो कोर्ट में प्रोड्यूस हो सके, कोर्ट में डॉक्यूमेंट ला सके। तो इस तरह के जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे सम्मन्स और वारंट होते हैं, सम्मन केस और वारंट केस नहीं होते हैं। तो इसलिए आप क्लियर रहिएगा। तो आज मैं अपने डिस्कस का पॉइंट मैक्सिमम एफर्ट करूंगा कि सम्मन्स केस को कवर कर लूं, और जितना हो सकेगा 1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा, जितना होगा होगा, नहीं होगा तो एक और पार्ट लेंगे। अब हमें जब बेयर प्रोविजंस में आते हैं तो हम पहले आपको बता दें कि हम जो सम्मन्स यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, सम्मन्स फॉर अपीयरेंस का डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी अभी एक क्लासिफिकेशन हम आपको दिखाएंगे कि सम्मन्स 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं सम्मन्स? सम्मन्स 2 तरह के होते हैं।
कौन कौन समन होते हैं? तो एक समन्स तो आपको होता है समन्स फॉर अपीयरेंस होता है, और दूसरा होता है कि समन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। आप देखेंगे दोनों के सेक्शंस में भी अंतर आता है। तो समन्स कितने तरह के लिए इशू हो सकता है? अपीयरेंस के लिए हो सकता है और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए हो सकता है। जब अपीयरेंस की बात होगी, अपीयरेंस या व्यक्ति को कंपेल किया जाता है, तो व्यक्ति को अपीयर होने के लिए तो उसका प्रोविजन कहां से कहां तक है? सेक्शन 69, सेक्शन 61 से लेकर के 69 तक। अगर किसी व्यक्ति को कंपेल किया जाता है कि वह व्यक्ति आकर के डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करे, तो उसका प्रोविजन कहां पे हम डिस्कस करेंगे? सेक्शन 91 से 92 तक। तो देखिए, हम एक बात बता दें कि लॉ को पढ़ने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि जब आप किसी भी पॉइंट को डिफरेंशिएट करके पढ़ना सीख जाएं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां पर आप एक पॉइंट को कई सेक्शन से कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको दिखा दिया कि समन्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के मामले में इशू हो सकते हैं। अपीयरेंस के लिए अलग होगा, अपीयरेंस के लिए, और यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए होगा। अब इसी पर हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हुम समन्स इज इशूड, समन किसको इशू किया जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार, समन सिर्फ विटनेस को होगा, कुछ को लगता है कि नहीं नहीं सिर्फ एक्यूज को होगा। तो हम आपको यहाँ क्लियर कर दें कि समन सिर्फ एक्यूज विटनेस कंप्लेनेंट को ही नहीं, थर्ड पर्सन को भी होता है। अब एक्यूज को कैसे होता है, कहाँ पे होता है, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी फुटनोट में लिख चुका हूँ। तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ मैं और बताना चाहता हूँ कि जो काइंड्स ऑफ समन्स जो मैं लिख रहा था, समन्स फॉर अपीयरेंस, समन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सीआरपीसी का मैटर है। क्योंकि आईपीसी सीपीसी जैसे क्रिमिनल लॉ में भी समन्स इशू होते हैं और सिविल लॉ में भी समन्स इशू होते हैं। तो जो सिविल लॉ में जो समन्स इशू होते हैं, वहां के जो प्रोविजन है वहां सीपीसी डील करता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसका ऑर्डर 5 है, और स्पेशली सेक्शन 27 से स्टार्ट हो जाता है। जो वहां पे समन्स इशू होता है और जो यहाँ पे समन्स इशू होता है, वहां में कुछ बेसिक डिफरेंस है। तो हम उस बेसिक डिफरेंस को यहाँ डिस्कस करना उचित नहीं समझ रहे हैं, टाइम का भी शॉर्टेज है। तो ये बात ध्यान में रखना कि समन्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सिविल लॉ में भी डिवाइड कर सकते हैं और दूसरा प्रोसीजरल लॉ, क्रिमिनल लॉ में। तो सिविल लॉ में कहाँ पे रेगुलेट होगा? तो सिविल लॉ में जो रेगुलेट होगा वहां पे ऑर्डर 5 सेक्शन 27 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। और जो क्रिमिनल लॉ में जो सम्मन डिस्कस होगा, तो वो डिस्कस होगा सेक्शन 61 टू 69 एंड सेक्शन 91 एंड 92। तो इस तरह से हम सिविल लॉ में सम्मन्स अलग हो गया और क्रिमिनल लॉ में अलग हो गया। सम्मन्स इशू किस किस चीज के लिए हो सकता है? अपीयरेंस के लिए हो सकता है और डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए हो सकता है। किसको इशू हो सकता है, ये बड़ी बात है। जब किसको इशू होने वाली बात आएगी तो यहाँ पे एक्यूड को भी इशू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप अगर सेक्शन आप पढ़ लें, फॉर एग्जांपल सेक्शन 204, तो 204 पढ़ेंगे तो 204 में स्पेसिफिकली उसके लिए एक्यूड के लिए कहता ही है। और बाकी प्रोविजंस भी आप देखेंगे जो 70 से लेकर के अनवर्ड्स स्टार्ट होते हैं, उनमें भी एक्यूड की बात होती है। विटनेस को कब सम्मन इशू होता है? तो जो विटनेस को जो सम्मन इशू करने की बात आती है, तो हमने आपको इस एग्जांपल भी लिख दिया है कि सम्मन्स टू विटनेस आर इशूड इन नंबर ऑफ केसेस। फॉर एग्जांपल सेक्शन 242, 244 क्लास 2, 254 क्लास 2। तो आप एक चीज इसमें आप कॉमन पाएंगे, कॉमन क्या पाएंगे आप? कॉमन आप एक चीज ये पा रहे हैं कि आप देखेंगे कि 22 यहाँ पर भी क्लास 2 है, आप 24 क्लास 2 यहाँ पर भी क्लास 2 है, और 254 क्लास 2 यहाँ पर भी क्लास 2 है। तो क्लास 2 क्लास 2 क्लास 2 की बात होती है। तो आप देखेंगे, देखिए हमने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लिखा है, बाकी कई जगह इशू होते हैं। तो आपने देखा कि सम्मन एक्यूड को भी इशू हो सकता है, सम्मन्स विटनेस को भी इशू हो सकता है, और सम्मन कंप्लेनेंट को भी इशू हो सकता है। कौन सेक्शन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएंगे आप? जब आप सेक्शन 250 पे जब आप पढ़ेंगे, ट्रायल का ये है, तो आप क्लियर हो जाएंगे कि समन्स कंप्लेनेंट को भी इशू होता है, समन थर्ड पर्सन को भी इशू होता है। थर्ड पर्सन को इशू होने का मतलब क्या है? यहाँ पे थर्ड पर्सन इशू होने का मतलब, जैसे मान लीजिए कई बार डाउटफुल है, जैसे फॉर एग्जांपल 91 है, जैसे 91 में सस्पेक्टेड पर्सन है कि इसके पास से डॉक्यूमेंट हो सकता है, थिंग्स हो सकता है। एट दैट टाइम वो व्यक्ति न ही एक्यूज है, न ही विटनेसेस है, न ही कंप्लेन किया है,
फिर भी डाउट है कि इस व्यक्ति के पास ये डॉक्यूमेंट हो सकता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी सम्मन इशू हो सकता है। तो आपने देख लिया कि सम्मन किसके खिलाफ इशू हो सकता है, तो 4 व्यक्ति के खिलाफ इशू हो सकता है। एक्यूट के खिलाफ हो सकता है, विटनेस के खिलाफ हो सकता है, कंप्लेनेंट के खिलाफ हो सकता है, थर्ड पर्सन के खिलाफ हो सकता है। अब तो हमने दो बात को ध्यान में रख लिया कि भाई सम्मन सिविल लॉ में भी अलग होते हैं, प्रोसीजरल लॉ में अलग होते हैं, और सम्मन कितने तरह के होते हैं, अपीयरेंस के लिए अलग होते हैं और प्रोडक्शन के लिए अलग होते हैं, और किन किन के खिलाफ इशू हो सकता है, तो एक्यूट, विटनेस, कंप्लेनेंट, थर्ड पर्सन के खिलाफ इशू हो सकता है। अब हम थोड़ा सा मीनिंग पर आ जाते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। जब इसकी मीनिंग पर हम आएंगे तो मीनिंग में हमने देखिए मीनिंग वर्ड डिफाइन किया नहीं गया है, तो हमने इसीलिए लिखा कि सम्मन्स वर्ड हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द सीआरपीसी। जब सम्मन्स वर्ड डिफाइन नहीं किया गया है सीआरपीसी में, तो हम क्या कहेंगे इसको, तो हम इसका एक डिफिनीशन लेंगे यहाँ पे। डिफिनीशन यहाँ पे जब लेंगे तो हम डिफिनीशन के लिए हम आपको एक देते हैं, जैसे कि सम्मन्स इज लीगल डॉक्यूमेंट। सम्मन क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, विच इज इशूड बाय whom, बाय द कोर्ट, अगेंस्ट whom it may be used against the accused, against the complainant, against the witnesses and the other persons. Why, what purpose, for what purpose it is issued? It is issued to present before court or regarding the appearance or to produce documents or things। इस तरह का हमने इसको डिफाइन किया है। तो हमने इसको क्या डिफिनीशन दिया, क्योंकि सीआरपीसी में जब डिफाइन है नहीं, देखिए मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ कि स्टूडेंट्स को कभी भी सम्मन केस और वारंट में सम्मन केस, एक और पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सम्मन केस शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ सम्मन्स केस। सम्मन शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ सम्मन्स केस, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सम्मन्स अलग होता है, ये अपीयरेंस के लिए होता है, और सम्मन्स केस ट्रायल के पर्पज से होता है। अब जब हम अगले पॉइंट पर अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो फिर हम देखेंगे कि summons is also issued in civil cases. For the example I had already written, but there is slight difference between the both. So it becomes very clear what is the meaning. And regarding the recommendations, I had written that in that recommendation it was said that whenever in the short form non-bailable warrant is written NBW. NBW, that is the non-bailable warrant. If you see in your newspaper, and BW is known as the bailable warrant, and it was said that कि कई बार इशू नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में भी बताया गया है कि एक स्टेट है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है, जहां पर एक स्पेशल पुलिस की तो व्यवस्था की गई है, सम्मन सेल की व्यवस्था तो की गई है कि स्पेशल पुलिस रहेगी, सिर्फ सम्मन इशू करेगी। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का सम्मन सेल उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रॉब्लम ये बता रहे हैं कि लेकिन होता क्या, जनरली देखा जाता है तो यस कुछ भी काम नहीं कर पाता है। क्यों नहीं काम कर पाता है, क्योंकि उसे अलग काम में डाइवर्ट कर दिया जाता है हमेशा, कि नहीं ये काम है वो काम है। पुलिस में सेल तो है, लेकिन सेल के लिए पार्टिकुलर पुलिस को प्रिस्क्राइब ही नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे दो सजेशन है, दोनों सजेशन के रिगार्डिंग हम आपको बताएंगे। आपको अभी भी बता भी चुका हूं दोनों सजेशंस को। पहला सजेशन तो आप ये मान कर चले कि स्पेशल पुलिस फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, स्पेशल पुलिस की व्यवस्था की जाए, और दूसरा इनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि ईमेल के थ्रू आप भेजिए मेल, ये दोनों हो जाएंगे। अब हमने देख लिया कि कौन सी रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट थी 239वीं रिपोर्ट। किसकी है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। कब सबमिट हुई, 2012 में सबमिट हुई थी। तो इस बात को हमने देख लिया। तो इसने अपना रिकमेंडेशन, देखिए मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि आप कुछ लिखें या ना लिखें एग्जाम में, लेकिन इतना जरूर लिख देना कि 239 रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया सजेस्टेड दैट देयर मस्ट बी स्पेशल पुलिस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस and summons and other notice must be sent through the email. That's why it will help to the speedy trials, because due to the delay in serving the process it creates the delay in the trial। तो मीनिंग हो गया आपका, कमेटी का रिपोर्ट हो गया, काइंड्स ऑफ सम्मन्स हो गया, सम्मन्स किनको किनको इशू हो सकता है। अब हमने देखा कि सम्मन्स के जब एक्यूज्ड को इशू होगा, अब हम एक्यूज्ड को ले लेते हैं। जब सम्मन्स एक्यूज्ड को इशू होगा तो हमें सेक्शन 61 फॉर्म नंबर 1 आपको पढ़ना पड़ेगा।
फॉर्म नंबर किसका? फॉर्म नंबर 1 शेड्यूल सेकेंड में दिया गया है। जैसे फॉर्म नंबर इसलिए मेंशन कर दिया जाता है कि देखो जजेस अलग अलग होते हैं। हर जज कहेगा कि नहीं जो मैं लिख रहा हूँ वही सही लिख रहा हूँ, मैं तो भाई मैं जज हूँ तो मतलब मैं ही सब कुछ हूँ। तो इसीलिए फॉर्म में मेंशन कर दिया गया है, प्रोफार्मा दे दिया गया है कि जब आप सम्मन्स इशू करेंगे तो ये चीजें आपको लिखना मैंडेटरी है। तो जब हम सेक्शन 61 को पढ़ेंगे, एक्यूड को जब हम सम्मन्स की बात करेंगे कि एक्यूड को कैसे सम्मन दिया जाए, तो सेक्शन 61 तो कॉमन रहेगा और उसी फॉर्मेट में आप लिखना है जैसा कि फॉर्म नंबर 1 में लिखा गया है सेकेंड शेड्यूल के। लेकिन जब विटनेस की जब हम बात करेंगे तो सेक्शन 61 के हिसाब से तो सम्मन लिखा जाएगा, लेकिन फॉर्म कौन होगा? फॉर्म नंबर 33। यहाँ पे देखो सेकेंड शेड्यूल कॉमन है, सेकेंड शेड्यूल में फॉर्मेट ही दिया गया है। जैसे हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं ना, जो कास्ट सर्टिफिकेट का, इनकम सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट रहता है, उसको फॉर्मेट भर कर देते हैं तो उसमें गलती होने का चांस कम रहता है, तो इसी तरह का फॉर्मेट होता है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे सेक्शन 61 फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 33। तो फॉर्म नंबर 1 फॉर्म नंबर 33 के रिगार्डिंग है, तुम लोग उसको पढ़ लेना, इसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 1 किसके रिगार्डिंग है? एक्यूट के रिगार्डिंग है। और ये जो फॉर्म नंबर 33 है वो किसके रिगार्डिंग है? ये विटनेस के रिगार्डिंग है। तो दोनों के बीच में एक कॉमन क्या चीज है? तो दोनों के बीच में हम देखेंगे तो कॉमन है सेक्शन 61 है, और यहाँ पर देखेंगे तो सेक्शन 61 यहाँ पे कॉमन है। तो दोनों के बीच में कॉमन हो गया सेक्शन 61, लेकिन जो फॉर्म है दोनों के फॉर्म में डिफरेंस अलग अलग है। बारे सुमित, सुमित ने हमें सब कुछ सिखा दिया है, एकदम एक्सपर्ट बना दिया इस लॉकडाउन में। कुछ भी नहीं जानता था एकदम मास्टर बना दिया। अभी मैं भी सीख रहा हूँ धीरे धीरे धीरे। जो वीडियो बनाता हूँ देखो यूट्यूब के पर्पज से नहीं बनाता हूँ, ये मेरा कोई हॉबी नहीं है। मेरा हॉबी है क्लास में टीचिंग करने का, लेकिन लॉकडाउन है, अब मजबूरी है कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ही। और जूम के क्लासेस की जहाँ तक बात थी तो मेरा ब्रॉडबैंड की सर्विस को टावर ही खराब हो गया है, और जब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कंप्लेन करता हूँ तो यही कहता है कि भैया हमारे भी बच्चे हैं, हम लोग नहीं सर्विस दे पाएंगे। तो मानवता है, किसी को आप कुछ कह नहीं सकते हैं, तो इसी वजह से ब्रॉडबैंड की सर्विस खराब होने की वजह से जूम से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। तो हमने लगा कि चलो बच्चों के लिए जहाँ कुछ ना सही वहाँ कुछ ही सही। तो बस एक टाइम पास है, थोड़ा बहुत भी हेल्प मिल जाए तो तुम एंजॉय करना। बाकी तो जो ऑफलाइन पढ़ाने का मजा है ना वो ऑनलाइन में मजा नहीं है। ऑफलाइन में चेहरा देखते रहते हैं, तुम लोग भी मुस्कुराते हो, हम भी मुस्कुराते हैं, अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं पढ़ाओ, बच्चे आए पढ़ने के लिए, पढ़ रहे हैं। अब वीडियो बना रहा हूँ, तुम लोग देखते होगे नहीं देखते होगे पता भी नहीं चलता है। चलो अपना काम कर दे रहा हूँ, दैट इज द गुड थिंग। तो अब यहाँ पर हम सेक्शन वाइज हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे। अब हम आ जाते हैं, फिर से इधर से आ जाते हैं कंप्लेंट को, पर्सन को। अब हम यहाँ पे सेक्शन 61 को स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन सेक्शन को डिस्कस करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे हमें तो लिखना चाहिए था, जैसे मान लीजिए कि ये जो सेक्शन है ना, पर्टिकुलर सेक्शन, ये सेक्शन 61 का है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये सेक्शन 61 हमें डिस्कस करना है। अब मैं लिखना भूला तो नहीं हूँ क्योंकि पहले ऊपर ही लिख चुका हूँ। ये जो फॉर्म ऑफ समन्स है किस सेक्शन में लिखा गया? फॉर्म नंबर 61 में ये लिखा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फॉर्म नंबर समन्स में क्या क्या होने चाहिए, कौन कौन इशू कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। पहली बात है कि एवरी समन्स इशूड बाय कोर्ट, समन इशू कौन कर सकता है? क्या पुलिस इशू कर सकता है? क्या हाई कोर्ट कर सकता है? क्या सेशन कोर्ट कर सकता है? यहाँ पे कोर्ट लिखा हुआ है, मतलब कोई भी कोर्ट कर सकता है, लेकिन पुलिस समन्स इशू नहीं कर सकती। आपको पुलिस जो आपको इशू करती है, नोटिस इशू कर सकती है, जो भी करे, लेकिन पुलिस आपको सम्मन इशू नहीं कर सकती। पुलिस जो आपको सम्मन देने आती है वो सम्मन सर्व कराने आती है। जब बेसिकली सम्मन किसके द्वारा इशू होता है? हमेशा कोर्ट द्वारा इशू होता है। अब कोई भी कोर्ट हो सकता है, यहाँ पे कोर्ट का बाउंडेशन नहीं है, तो लिख रहा है ना बाई अ कोर्ट अंडर दिस कोड। अब कह रहा है कि जब सम्मन इशू होगा तो क्या चीजें मैंडेटरी हैं? तो सेल डिनोट्स कर रहा है कि मैंडेटरी है क्या? तो इन राइटिंग में ही सम्मन इशू होगा। ये नहीं कि जाकर के आप कह दिए फलाना को कि नहीं, मतलब व्यक्ति को, पुलिस को बुला करके कि जा करके मुरारी को बोल देना कि कोर्ट तुम्हारे खिलाफ सम्मन इशू कर दिया है, तुम 10 तारीख को आ जाना। तो इस तरह का नहीं है, ये राइटिंग में होगा। सेल लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या लिखा है? सेल लिखा है। देखो सेल मैं एम्फेसाइज करने के लिए लिखा हूं
बेसिकली कोट है इसका इंग्रेडिएंट, दूसरा इंग्रेडिएंट राइटिंग है, सेल्फ मैंडेटरी है। तो पहला कोट हो गया, दूसरा राइटिंग हो गया, इन डुप्लीकेट फॉर्म में तैयार होना चाहिए। इन डुप्लीकेट का मतलब क्या हुआ, जीराक्स कॉपी, फोटो कॉपी नहीं, डुप्लीकेट का मतलब यहाँ पे टू कॉपी। यहाँ पे टू कॉपी क्यों इशू होता है सम्मन, देखो सम्मन और वारंट में बेसिक अंतर यही आएगा कि जब भी सम्मन इशू होता है दो कॉपी इशू होती है, और वारंट जो इशू होता है एक कॉपी इशू होती है। तो सम्मन दो कॉपी क्यों इशू होती है, होता क्या है कि जैसे एक जब आप सम्मन जो सर्व कराने जाएंगे तो उसमें एक कॉपी आपको दे दिया जाएगा, दो कॉपी रहेगी, एक कॉपी आपको दे दिया जाएगा और दूसरी कॉपी पर उसे रिसिप्ट में साइन करवा लिया जाएगा कि हाँ आपने सम्मन को रिसीव कर लिया है। फिर उसको ला करके कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, सबमिट वो कर दिया जाएगा, डिपॉजिट कर दिया जाएगा। मतलब सम्मन में हमेशा एक कॉपी विक्टिम विटनेस को, कंप्लेनेंट को, एक्यूज को, जो भी केस है उसको दे दिया जाता है। अब इस तरह के पॉइंट को लेकर के, लेकिन वारंट जो होता है उसमें देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक्यूज को लेकर के आना रहता है। सम्मन में एक्यूज को या किसी भी व्यक्ति को लेकर आना नहीं होता है, उसको बता देंगे भाई देखिए आज 1 जनवरी है, 10 जनवरी को तुम्हें कोर्ट में बुलाया गया है, ये सम्मन हो गया और एक कॉपी उसको दे दिया जाएगा। लेकिन वारंट में जब होगा तो वारंट में 1 जनवरी को तुम उसके पास गए हो तो 1 जनवरी को उठा करके अरेस्ट करके लेकर के आ करके कोर्ट में तुम्हें विद इन 24 आवर में प्रोड्यूस कर देना है। तो सम्मन में हमेशा दो कॉपी यूज होती है क्योंकि एक कॉपी जिसको दी जाती है, मतलब एक कॉपी जिसको खिलाफ इश्यू होती है वो उसको हैंड टू हैंड दे दिया जाता है। लेकिन वारंट में उस व्यक्ति को खुद ही अरेस्ट करके लेकर आना होता है, इसलिए वहां पे एक ही कॉपी रहती है वहां पे। तो पहला कोर्ट है कि सम्मन कौन इशू करेगा, कोर्ट करेगा। किस फॉर्मेट में करेगा, राइटिंग में करेगा। अब प्रोफार्मा कौन सा है, प्रोफार्मा फॉर्म नंबर 1 बता ही दिया अभी तुम लोग, फॉर्म नंबर 133। कितने कॉपी में तैयार होगा, वो डुप्लीकेट कॉपी में होगा। जैसे मैं तुम लोग को एफआईआर जब पढ़ाता हूँ तो हमेशा नहीं कहता हूँ कि एफआईआर 3 कॉपी में होना चाहिए, कंप्लेंट कम 2 कॉपी में होना चाहिए, कंप्लेंट 2 कॉपी में, एफआईआर 3 कॉपी में। तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो पुलिस रेगुलेशन एक्ट ये सब की मदद से ये सब बताता हूँ कि 3 कॉपी में एफआईआर होनी चाहिए और कंप्लेंट 2 कॉपी में। तो उसी तरह से यहाँ पे जब अगर सम्मन्स कितने कॉपी में होना चाहिए तो 2 कॉपी में, और वारंट कितने कॉपी में होना चाहिए तो 1 कॉपी में होना चाहिए। अब दूसरा लिखा हुआ कि साइंड बाई, अब साइन किसके द्वारा होगा, साइन में ये 2 बार लिख रहा है। साइन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कोर्ट द्वारा भी हो सकता है। साइन किसके द्वारा होना चाहिए, कोर्ट द्वारा होना चाहिए, या बाय एनी अदर ऑफिसर। जब आ रहे हैं आप आर बाय एनी अदर ऑफिसर, ये सबसे बड़ी बात है कि बाय एनी अदर ऑफिसर एट द हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट। तो साइन की जब बात आएगी इशू तो कोर्ट करेगा, लेकिन साइन किसका हो सकता है, साइन कोर्ट का हो सकता है, या अगर किसी अन्य व्यक्ति को हाई कोर्ट अथराइज कर दे, अन्य किसी ऑफिसर को हाई कोर्ट अथराइज कर दे तो उसका साइन भी सफिशियंट होगा। जनरली देखो रेयर केसेस में होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई हैंडीकैप्ड जज है या किसी तरह का प्रॉब्लम है, वो साइन नहीं कर पा रहा है, तो उस मामले में या कोई इस तरह का सरकमस्टांसेस आ जाए तो वहां पे अदर ऑफिसर मतलब जनरली कोर्ट का ही किसी ऑफिसर को अथराइज कर दिया जाता है। तो साइन के मतलब 2 पार्ट हैं, या तो कोर्ट साइन कर दे या कोई अदर ऑफिसर को हाई कोर्ट अथराइज करे, कोई और नहीं, हाई कोर्ट अथराइज करे, वहां पे वो भी व्यक्ति साइन कर सकता है। लेकिन जब सील की बात आएगी तो सील तो हमेशा कोर्ट का ही रहेगा, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट बात होगी, सील किसका रहेगा, कोर्ट का रहेगा। इस तरह से चीजें क्लियर हो गई। तो अब हमने देखा कि सम्मन्स के कौन इशू करता है, कोर्ट इशू करता है। कैसे इशू करता है, राइटिंग इशू करता है। कितने कॉपी तैयार करता है, 2 कॉपी तैयार करता है। साइन कौन करता है, साइन तो कोर्ट ही करेगा, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट मतलब जज होता है, या कोर्ट मतलब यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट मतलब जज होता है, एक्ट बाय सच अदर ऑफिसर्स। और लास्ट पॉइंट कंडीशन है कि सील होना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा क्या क्या उसमें होना चाहिए, ये मैंडेटरी चीज होता है, ठीक ना। और कैसे लिखना है, प्रोफार्मा नंबर से वो दिया हुआ है ऑलरेडी, वहां पे तुम्हें मिल जाएगा प्रोफार्मा। रुको मैं अभी प्रोफार्मा तुम्हें दिखा देता हूँ। एक प्रोफार्मा होगा वहां पे सीआरपीसी के बेरेक्ट में होगा, कहाँ गया बेरेक्ट, आईपीसी सीआरपीसी का बेरेक्ट होगा। अभी मैं प्रोफार्मा भी देख लो तुम लोग कैसे लिखा जाता है प्रोफार्मा।
हाँ देखो ये तो है, प्रोफार्मा थोड़ा सा कट रहा है। हाँ देखो, देखो यहाँ पे लिख रहा है ना, जैसे आपको फार्म नंबर क्या लिख रहा है। हाँ हाँ, फार्म नंबर 1 हो गया, फार्म नंबर, ओहो, कमेंट में जाएंगे तब होगा। फार्म नंबर 1 हो गया। ओके, सेक्शन 61 हो गया। प्रोफार्मा क्या होता है, टू नेम ऑफ द एक्यूड ऑफ द एड्रेसी, ऑफ द एड्रेस। अब एक्यूड का नाम होगा और वहां पे उसका एड्रेस होगा। एक्यूज का नाम, यहाँ पे हम एक्यूज के खिलाफ सम्मन इशू कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब फॉर्म नंबर 33 होगा वो विटनेस का होगा। तो यहाँ पे हो गया, हमने देखा कि फॉर्म नंबर जो है इस तरह का हो गया, एक्यूज के खिलाफ हम सम्मन इशू करा रहे हैं। और उसमें क्या लिखेंगे, वेयर एज योर अटेंडेंस इज नेसेसरी टू आंसर टू चार्ज, जो भी चार्ज होगा उसके बारे में लिखेंगे, जैसे कि मर्डर हो, थेफ्ट हो, जो भी है। एंड यू आर हियर बाय रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पर्सन, या तो आपको खुद ही आना है या बाय अपने प्लीडर के थ्रू आप अपीयर हो सकते हैं, या प्लीडर को आप भेज सकते हैं एज द केस में भी। किस दिन को होना है, ऑन दिस पार्टिकुलर डेट, डेट लिखा रहेगा, हियर इन फॉल नॉट, डेट डेट टाइम सब कुछ लिखा रहेगा। देखो सील ऑफ द कोर्ट लिखा हुआ है, हमने कह रहा था ना कि एक सील होना चाहिए, तो सील तो कोर्ट का होना चाहिए, लेकिन सिग्नेचर किसका होना चाहिए, सिग्नेचर या तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट का हो, या वो अथराइज कर दे किसी अन्य व्यक्ति को, तो वो होना चाहिए। और मैं इसका एक कंडीशन और बता रहा था कि इसका कंडीशन कौन होना चाहिए, कोर्ट इशू करेगा इसको, तो कोर्ट का सिग्नेचर साइल है तो कोर्ट ही इशू करेगा। कैसे इशू करेगा, तो राइटिंग में करेगा, ये राइटिंग हो गई। ये कितने कॉपी में इशू होगा, 2 कॉपी में होगी। अब यहाँ तुम्हें एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये किसको सम्मन इशू हो रहा है, एक्यूड को। जब एक्यूड को इशू करने का फॉर्म नंबर 1 है, ठीक। लेकिन अगर यही हम विटनेस के लिए अगर आज लिख रहे हैं कि विटनेस का फॉर्म नंबर 33 में, अब देखो तो विटनेस का फॉर्म नंबर 33, हाँ 37, 36, 35, यस। अब देखो, देखो अभी विटनेस का अगर होगा, अब इसमें भी देखो सेक्शन 61 लिखा हुआ है ना, सेक्शन 61 लिखा हुआ है। फार्म नंबर कौन सा दिया हुआ है, फार्म नंबर यहाँ पे ये तो कॉमन हो गया सेक्शन 61, और ये हो गया फॉर्म नंबर 33। तो इस तरह से हमने देख लिया, तो इस तरह से पॉइंट क्लियर हो गया कि ये फॉर्म होता है, फॉर्म इसी फॉर्मेट में आपको लिखना होगा। डॉक्यूमेंट, यस। तो इस तरह से हमने क्लियर कर लिया आपको फॉर्म नंबर 1। अब हमने दोनों बता दिए, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 33 विटनेस का है, ये एक्यूट का है। अब ये भी बातें क्लियर हो गई कि यहाँ पे कोर्ट इशू करेगा, राइटिंग सिग्नेचर डुप्लीकेट हो गया। अब समन्स हाउस सर्व्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो इस पहला डिफरेंस जब हम बताएंगे, सम्मन और वारंट में अंतर जब बताएंगे, तो पहला अंतर तो हम बताएंगे कि सम्मन 2 कॉपी में होता है, वारंट 1 कॉपी में होता है। दूसरा अंतर बताएंगे हम इस पॉइंट पे बताएंगे। तो दूसरा अंतर जब हमको बताएंगे, तो सम्मन सर्व कौन करता है, तो बाय पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को दिया जाएगा, ले जाकर पहुंचा दो। या कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी व्यक्ति को अथराइज करे, तो बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट। इसका मतलब ये हो गया, अगर हाई कोर्ट अथराइज कर दे, अगर हाई कोर्ट अथराइज कर दे, तो यह कोई भी व्यक्ति द्वारा यह सम्मन सर्व हो सकता है, बाई ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी हो सकता है या बाई पब्लिक सर्वेंट भी हो सकता है। इस तरह से हमने देखा कि सम्मन का कौन कौन सर्व कर सकता है, तो 3 पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट हमने देख लिया कि सम्मन पुलिस ऑफिसर करेगा, दूसरा हमने देख लिया कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट करेगा, और तीसरा हमने देख लिया कि पब्लिक सर्वेंट करेगा। 3 व्यक्ति सम्मन को सर्व कर सकते हैं। अब हम आएंगे यहाँ पर फिर से कि कैसे सम्मन सर्व होगा। तो पर्सनली उसे सम्मन सर्व करेंगे आप, कैसे सम्मन सर्व करेंगे आप उसको पर्सनली सम्मन सर्व करना होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पर्सनली, ये नहीं कि पड़ोसी को दे करके चल दिए, नहीं, आपको खुद को देना होगा, उसको देना होगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो उसका प्रोसीजर अलग सेक्शन में है, लेकिन आपको प्रयास क्या करना है, आपको प्रयास करना है कि उसको पर्सनली देना है। और कैसे देना है, ये सबसे बड़ी बात है,
वन ऑफ द डुप्लीकेट कॉपी, एक डुप्लीकेट कॉपी उसको दे देना। देखो मैं कह रहा था ना कि एक दो कॉपी इशू होती है, एक कॉपी आप उसको दे देंगे और पर्सनली उसको देना है। और दूसरी बात की, अगर सिग्नेचर करने के लिए पुलिस ऑफिसर कहे कि नहीं भाई हम आपको समन सर्व करा रहे हैं, हमारे पास क्या सर्टिफिकेट हुआ, कल को कहे कि नहीं हमें समन सर्व ही नहीं हुआ, तो आप इस पर साइन करिए। तो साइन रिसिप्ट देयरफॉर ऑन द बैक ऑफ अदर डुप्लीकेट कॉपी। देखो दूसरी कॉपी पर, एक कॉपी तो आपको दे दिया फ्रेश, उस पर जरूरत नहीं है, जो दूसरी कॉपी होगी उसके पीछे आपको साइन करना होगा। कहाँ साइन करना होगा? उसके पीछे आपको बैक में साइन करना होगा, उसके पीछे आपको साइन करना होगा कि हाँ मैंने इस डॉक्यूमेंट को रिसीव कर लिया। तो सम्मन कितने लोग सर्व कर सकते हैं? सम्मन 3 लोग सर्व कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर कर सकता है, ऑफिसर ऑफ कोर्ट कर सकता है, या पब्लिक सर्वेंट कर सकती है। लेकिन दोनों में सेकेंड और थर्ड में कंडीशन यही है कि जब स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कानून बनाए तब। सम्मन कैसे सर्व होगा? आप पर्सनली देना है, व्यक्ति को देना है। अगर नहीं पाया जाएगा तो उसका अलग प्रोसीजर बताऊंगा बाद में। और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी, 2 कॉपी है, 2 में से वन ऑफ द डुप्लीकेट, एक कॉपी उसको दे देना है। दूसरी कॉपी है, देखो डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम, या तो उसको दे दो या उसको ऑफर दो। लेने को तैयार ही नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि जबरदस्ती दोगे। तो अगर आप कहते हो तो उस पर वो साइन कर देगा बैक ऑफ द रिसिप्ट। तो एक क्लियर हो गया। अब हमने एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप पुलिस सम्मन लेकर आ गई, उसको पता चल गया कि हमारे गांव में पुलिस आ रही है हमें सम्मन देने के लिए। अब आप क्या किए, गांव छोड़कर भाग गए। अब क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हैं कि कल को कोर्ट में हम डिले करेंगे, कल को जाकर कहेंगे कि सर हमें सम्मन तो इशू हुआ ही नहीं था, मैं तो रिसीव भी नहीं कर पाया था, तो हमें ऑडी अल्टरम पार्टम भी होना चाहिए, हमारी भी बात सुननी चाहिए, हमें आप मौका दिया ही नहीं, हमें आप सजा दे रहे हैं। तो लोग करते क्या है कि इस वजह से सम्मन को अवॉइड करते हैं, सम्मन लेना ही नहीं चाहते। तो उसका भी प्रोसीजर है। अब हम आईपीसी में आएंगे। जैसे हम देखे थे कि अभी जब दिल्ली में घटना हुई थी कोविड-19 के अंतर्गत, तो तबलीगी समाज के कई लोग क्या किए कि कोई सम्मन इशू हुआ, इस तरह उधर का जो भी मैटर होता रहा या नोटिस इशू होती रही, वो लोग रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं थे। सम्मन तो शायद कोर्ट अभी इशू नहीं किया था उस मामले में, उसमें नोटिस ही इशू हो रही थी। तो मान लीजिए कोई भी मैटर हो, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको 172 के अंतर्गत आपको सजा मिलेगी, आईपीसी के अंतर्गत। आप एक्सकंड करते हैं या प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ सम्मन, या पुलिस लेकर के आती है, पुलिस को मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन, तो इस तरह का जो भी मैटर होगा यहाँ पे बनेगा। ये दोनों प्रोविजन आईपीसी के हैं, ठीक ना? ये दोनों किसके हैं? ये आईपीसी के हैं। अब कह रहा है कि अगर इस तरह के व्यक्ति का ट्रीटमेंट कैसे होगा, ट्रायल कैसे चलेगा? तो इनका ट्रायल तो समरी ट्रायल का जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसी तरह से इनका ट्रायल होना चाहिए। कैसे इनका ट्रायल होगा? इनका ट्रायल समरी ट्रायल की तरह होगा, ठीक है? समरी ट्रायल, समरी ट्रायल क्या है तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ समरी ट्रायल की रिगार्डिंग। तो इस तरह की बातें हैं, समरी ट्रायल की तरह प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा आपको। कहाँ है? नहीं कलर हो रहा है भाई, चलो हो गया। अब कह रहा है कोई डिफेक्ट अगर होगा, अगर डिफेक्ट होगा, सेक्शन 466 डील कर रहा है। अगर कोई डिफेक्ट होगा तो डिफेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस तरह का कंटिन्यू कर जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, 3 तरह के सेक्शन है, 63, 66, 69। ये तीनों स्पेशल तरह के सेक्शन है। ये देखो याद कैसे करना हो, याद तो करना ही होगा। तो याद करने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा, पूरा सेक्शन कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि बिना याद किए नंबर नहीं पाओगे। देखो याद करने का तरीका ये देखो, याद करने का सबसे बड़ा तरीका है कि 2 सेक्शन तो याद कर लो। फॉर्म ऑफ सम्मन, सम्मन्स हाउस सर्व 1-2, 1-2 के बाद जो तीसरा पॉइंट पर आएगा सेक्शन 63, वो स्पेशल बॉडी को सम्मन्स कैसे सर्व होगा, ठीक? और फिर 1-2-3 काउंट करो, 1-2-3, 63 के बाद 66, गवर्नमेंट को कैसे सर्वेंट हो, गवर्नमेंट को कैसे सर्व होगा, गवर्नमेंट ऑफिसर को। जैसे मान लीजिए कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, हमारे खिलाफ कोई सम्मन इशू होता है तो हमारे खिलाफ कैसे सर्व होगा? तो हमारे खिलाफ सेक्शन 66 कहता है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को सम्मन दे दिया जाएगा, और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है मुझे सर्व कराएंगे और मुझसे साइन करा करके फिर कोर्ट को रेफर कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। तो ये होता है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। यदि कोई कंपनी है, जैसे मान जियो कंपनी है, या तो उसके खिलाफ कोई अगर सम्मन इशू होगा तो उसको कैसे इशू होगा, तो सेक्शन 63 के अंतर्गत। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 66 के अंतर्गत। अगर विटनेस है तो आप उसको 69 के अंतर्गत। तो तुम लोग देखोगे कॉम्बिनेशन देख रहे हो, 3 3 दूना की 6,
तीन तिली के 9, 3 3 दूनी की 6, तितली के 9, तो 3 + 3 + 3 3 6 6। ओके, इस तरह से तुम लोग इसको याद कर लेना। तो हमें कितने सेक्शन याद हो गए? पहला सेक्शन 61 याद हो गया, फॉर्म ऑफ समन्स हो गया जिसमें 4 कंडीशन है। समन्स हाउस सर्व कैसे होगा? 3 व्यक्ति सर्व करा सकते हैं, डुप्लीकेट कॉपी देना होगा और पीछे आप सिग्नेचर कराना है तो आप सिग्नेचर करा लेंगे। अब हम आते हैं सेक्शन 63 के अंतर्गत। सेक्शन 63 क्या कहता है? सेक्शन 63 कहता है कि सर्विस ऑफ समन्स एंड कॉर्पोरेट बॉडीज आर, कोई किसी कंपनी के खिलाफ अगर सर्विस सम्मन कराना है तब क्या करेंगे आप? तो या तो कंपनी के आप सेक्रेटरी को दे दीजिए, या तो कंपनी के मैनेजर को दे दीजिए, जो लोकल मैनेजर है, या अदर प्रिंसिपल ऑफिसर को दे दीजिए। मतलब यहाँ पे 3 तरह के व्यक्तियों को आप अपना सम्मान दे सकते हैं। कौन कौन व्यक्ति हो गए? एक तो हो गया आपका सेक्रेटरी हो गया, दूसरा लोकल मैनेजर हो गया, तीसरा अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन हो गया। या कहता है कि अगर बाय चांस पर्सनली आप नहीं दे पाते हैं तो उसका एक और मेथड है। आर कहता है कि यहाँ पे बाय लेटर आप सेंड कर सकते हैं। बाय लेटर जब आप सेंड करेंगे तो एड्रेस टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन इन इंडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, यही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपका आता है, ठीक ना? ये आपको ध्यान में रखना होगा। चीफ एड्रेस टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को आप देंगे, लेटर लिख करके भेज सकते हैं। अब कंपनी को सर्व करा दिए हमने, तो कंपनी को सर्व कराया 63 में। अब सेक्शन 64 में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे मान लीजिए कि कह रहा है कि सेक्शन 62 पहले ही कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि सम्मन दिया गया था आपको सर्व कराने के लिए सेक्शन 62 में कि पर्सनली आप देंगे। अब मान लीजिए कि पुलिस लेकर गई आपके घर पे, आप पर्सनली है ही नहीं, चले गए ससुराल, तो आप क्या करेंगे? पुलिस तो ऐसा नहीं कि बार बार आएगी जाएगी और आप भागते रहें, ससुराल करते रहें, इधर उधर रिश्तेदारी निभाएं, ऐसा नहीं होगा। तो वहां पे की सब्स्टिट्यूट निकाला गया है। सब्स्टिट्यूट ये है कि एडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली। अब यहाँ पर किसको आप देंगे? एडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली को देंगे। उस घर में जो भी मेल मेंबर हो, पहला कंडीशन, दूसरा एडल्ट हो और तीसरा कि फैमिली का हो, उसी उसको आप सम्मन दे करके उसका सिग्नेचर करा करके आप वापस आ जाएंगे। देखो सिविल और क्रिमिनल लॉ में यही अंतर आएगा। जब सिविल लॉ में जब जाओगे तो वहां पे मेल मेंबर की बात नहीं लिखी गई है, वहां पे किसी भी व्यक्ति को आप सर्व करा सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिकली मेल मेंबर को लिखा गया है। देखिए हमारी सोसाइटी क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारी वाइफ रिसिप्ट कर ले और हम गांव के आदमी हैं और हमारी वाइफ सम्मन इशू कर ले, तो हम क्या करेंगे? हम लोग क्या करते हैं गांव में कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी का माइंड सेट है, आते ही पत्नी को अपना गुस्सा क्या करेंगे? पत्नी पे उतारना शुरू करेंगे और पत्नी को क्या करेंगे? मारना पीटना शुरू कर देंगे, क्योंकि पत्नी कमजोर, उसको फिजिकली कमजोर मानते हैं और उसको पीटेंगे। आप कह रहे मैं कहा था कि तुम्हें नहीं लेना चाहिए था, तुम क्यों ले ली? अब बताओ, गांव की लेडीज है, अब डर के मारे अगर पुलिस देगी तो उसे क्या मालूम कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, और ले लेगी। उसे कहे सिग्नेचर कर दो कि मैंने डॉक्यूमेंट लिया, तो सिग्नेचर कर देगी, उसको क्या मालूम क्या है क्या नहीं है। तो इसीलिए क्या किया गया कि यहाँ पे फीमेल को हटा दिया गया, क्योंकि फीमेल का एक तरह से और एक्सप्लॉयटेशन होने लगता। तो यहाँ पर किसको रखा गया? एडल्ट को रखा गया। पहला कंडीशन की एडल्ट मेल होना चाहिए, माइनर मेल नहीं होना चाहिए, एडल्ट मेल होना चाहिए, मेंबर ऑफ हिज फैमिली होना चाहिए। और अगला कंडीशन ये रखा गया कि रिजाइडिंग विथ हिम, ये सबसे बड़ी बात है, रिजाइडिंग विथ हिम। ऐसा नहीं कि जैसे कि 4 भाई है, 4 भाई अलग अलग रह लिए और चारों भाई अलग हो गए, किसी में पटता नहीं, अचानक वो आया और उसी को अब देकर चल दिए, ऐसा नहीं होगा। अगला कंडीशन क्या है? रिजाइडिंग विथ हिम। तो इस तरह से आप सम्मन को सर्व कराएंगे। अगर जहाँ पे सेक्शन 62 अगर कंफर्टेबल नहीं है, वहां पे सर्व नहीं हो पाया, वहां की बात है। इस तरह का एक सेक्शन 64 हो गया। तो सेक्शन 64 में सीधा सीधा लिखना कि जब व्यक्ति पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड, व्हेन द पर्सन समन्स कैन नॉट बी फाउंड, ये हो गया। तो इसमें बस इतना याद रखना कि एडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली रिजाइडिंग विथ हिम, तो सेक्शन 64 ऐसे याद हो जाएगा। अब हम आते हैं कि प्रोसीजर व्हेन समन्स कैन नॉट बी इफेक्टेड एज प्रोवाइडेड। अब कह रहा है कि सबसे पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस, देखो पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस जब ये आ गया है कि जहां पे सम्मन को हम, जैसे कि सेक्शन 62 में लिखा गया था कि सेक्शन 62 के हिसाब से पर्सनली सम्मन करना है,
सेक्शन 63 कह रहा था कि कंपनी को देना है तो लोकल मैनेजर को ये सबको देना है। 64 कह रहा था कि एडल्ट मेल मेंबर को दे करके चले आना है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेज आ जाए कि न ही वो व्यक्ति घर पर है, न उस व्यक्ति के घर में कोई एडल्ट मेल मेंबर है, तो क्या किया जाए, सम्मन कैसे सर्व कराया जाए। तो सम्मन सर्व इस मेथड में सम्मन सर्व कराने का एक लिखा गया है कि उसके घर के बाहर जो कंस्पिकुअस प्लेस हो, ऐसा नहीं कि चुपके से ऐसे जगह लगा दो कोई देख ही नहीं पाए, नहीं, जो कंस्पिकुअस प्लेस हो जहां सबको दिखाई देता हो वह प्लेस पर घर के बाहर चिपका करके आ जाओगे। देखो सेल अफिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट कॉपी, दोनों कॉपी वहां पे चिपकाना नहीं है, वहां पे कितनी कॉपी चिपकाना है, सिर्फ एक कॉपी चिपकाना है और एक कॉपी लाकर कोर्ट में जमा करना होगा। सेल अफिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन्स टू सम, कहां पे आपको करना है, conspicuous part of the house or homestead in which the person someone ordinarily resides, जहां पे व्यक्ति ordinarily reside करता है वहां पर होगा। लेकिन सेक्शन 65 कब एरिना में आएगा, कब इसका रोल आएगा, इसका रोल तभी आएगा जब सेक्शन 62, 63, 64 अप्लीकेबल नहीं है। अब 64 कब आएगा, 64 तब आएगा जब वो सेक्शन 62 अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सेक्शन 63 तो ऑलरेडी कंपनी की बात करता है, वहां तो आप एड्रेस पर लिख कर भेज देंगे। तो सेक्शन 64 कब आएगा, जब 62 अप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 65 कब आएगा, जब ये आपको आप ये क्या बोलते हैं, जो ऊपर की जो भी मेथड है 62, 63, 64 वो अप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं, वहां पर आएगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपको चिपकाना है। तो 64 और 65 में क्या अंतर है, 64 में ये अंतर है कि एक व्यक्ति कोई ना कोई एडल्ट मेल उसे घर पे रह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है 64 में, 64 में। और 65 में कोई व्यक्ति नहीं रह रहा है, न वह व्यक्ति रह रहा है न कोई एडल्ट मेल मेंबर रह रहा है। तो 64 और 65 को हमेशा साथ में पढ़ना, और जब भी इन सबों को पढ़ना तो रीड विद सेक्शन 62, 63 ये सबको ध्यान में रख करके पढ़ लेना। तो सेक्शन 65 याद हो गया। अब 66 में आते हैं, सर्विस ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। जैसे हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वहां पे कैसे होगा, वहां पे जो सम्मन इशू करेगा ऑर्डिनरली किसको सेंड कर दिया जाएगा, ऑर्डिनरली ये सेंड किया जाएगा, सेंड इन द डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ द ऑफिस इन विच द पर्सन इज एम्प्लॉयड। जैसे हमारे खिलाफ सम्मन इशू होगा तो हमारे यहाँ किसको आएगा, हमारे यहाँ पीआईसी मैम को आएगा, ये हेड ऑफ द डीन ऑफ हेड ऑफ द ऑफिस इन विच सच पर्सन इज एम्प्लॉयड, यहाँ पे आएगा। अगर पार्टिकुलर सेंटर का अगर सम्मन है, तब अगर फैकल्टी के रिगार्डिंग कोई इशू है और उसका सम्मन है तो वहां पे हेड को डीन को सम्मन आएगा, और डीन मैम हमें सर्व कराएंगे और हमसे सिग्नेचर कराकर फिर वापस भेज देंगी। एक गवर्नमेंट सर्वेंट का हो गया। तो 63 कंपनी का था, 66 यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हो गया, और 69 विटनेस का देखेंगे। इन दोनों के बीच का सेक्शन क्या है एक बार और देख लें। 67 क्या कह रहा था, सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स, आउटसाइड लोकल लिमिट। इसका मतलब मान लीजिए कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन हर एक का डिवाइड रहता है, मजिस्ट्रेट का भी रहता है, तहसील वाइज रहता है कि इस तहसील में आपका मैटर आएगा, इसमें आपका मैटर आएगा, इस तरह का रहता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज रहता है, लोकल जुरिडिक्शन ऑलरेडी डिवाइड रहता है। अब मान लीजिए कि उनके लोकल जुरिडिक्शन में न रह करके दूसरे मजिस्ट्रेट के लोकल जुरिडिक्शन में रह रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आप उस मजिस्ट्रेट को भेज देंगे। पहला कंडीशन ये होना चाहिए 67 को अप्लीकेबल होने के लिए कि वह व्यक्ति आपके जुरिडिक्शन में नहीं रह रहा है। अगर वह व्यक्ति अगर आपके जुरिडिक्शन में है तब तो ऊपर के सेक्शन अप्लीकेबल होंगे 61, 2, 3, 4, 5, 6। अगर वह आपके जुरिडिक्शन में नहीं रह रहा है और सम्मन सर्व कराना है तो वहां पे क्या करेंगे आप, वहां पे एक अदर मेथड है कि आप मजिस्ट्रेट को लिखेंगे, अब आप पुलिस को नहीं ऑथराइज करेंगे, आप मजिस्ट्रेट को लिखेंगे, उस मजिस्ट्रेट को जिसके लोकल जुरिडिक्शन में वह पर्सन या तो रिजाइड कर रहा है या इज टू बी सर्व्ड, या उस एरिया में सर्व करना है। जैसे मान लीजिए उस एरिया में पर्सन भले न रिजाइड कर रहा हो लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वहीं पर आकर के काम करता हो, तो इसलिए यहाँ दोनों बात लिखी गई है, या तो रिजाइड करता हो या उस एरिया में सर्व कराना हो। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हो गया, रह रहा है
गाजीपुर में, लेकिन काम कर रहा है बनारस में, तो उस एरिया का मैटर है। तो अब यहाँ पर ये हो गया आपका कि समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट कैसे होगा। अब 68 में आते हैं कि प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ समन्स व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। अब जैसे मान लीजिए कल को डिस्प्यूट राइज हो जाए कि भाई उसको सम्मन मिला कि नहीं मिला, वो कह रहा है कि हमें सम्मन तो मिला ही नहीं, तो वो दूसरा ऑफिसर तो, अब मान लीजिए डेथ हो गया हो जाए, या ट्रांसफर हो जाए, या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो जाए, किसी भी तरह से जो व्यक्ति सर्व कराने गया था वो रह ही नहीं गया, तो अब कैसे होगा, प्रेजेंट तो व्यक्ति नहीं है, तब कैसे प्रूफ होगा। तो कह रहा है कि वेयर समन्स इशूड बाय द कोर्ट इज सर्व आउटसाइड इट्स लोकल जुडिक्शन, जहां लोकल जुडिक्शन में सम्मन को सर्व कराया गया है, एंड इन केस वेयर द ऑफिसर हु हैज सर्व्ड समन्स इज नॉट प्रेजेंट एट द हियरिंग ऑफ द केस, जो ऑफिसर ने सर्व कराया है वो प्रेजेंट है ही नहीं, तब क्या होगा, एक एफिडेविट होगी परपोर्टिंग टू बी मेड बिफोर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने एक एफिडेविट परपोर्टेड होगी, दी जाएगी, that such summons has been served and duplicate of the summons purporting to be endorsed by the person to whom it was delivered or tendered with him it was left shall be admissible in evidence। एक कह रहा है कि जो हम अभी भी कर रहे थे ना, कि जैसे आप जब सम्मन सर्व कराने जाएंगे तो बैक पे उसका आप सिग्नेचर ले लेंगे कि हाँ भाई हमने सम्मन कराया है, तो इस तरह का जो सेक्शन 62 में था ना, कि जैसे हमने आपको पर्सनली दिया तो हम आपसे कहेंगे नहीं भाई इस पर सिग्नेचर कर दो कि नहीं हाँ मैंने सम्मन रिसीव किया, या 64 में हमने एडल्ट मेल मेंबर को दिया, तो उस जो हमने सिग्नेचर करके दे रखा है, अगर इस तरह की एफिडेविट दी जाती है कि नहीं हाँ इस तरह का हमने सम्मन सर्व कराया था, तो यहाँ पे वो एडमिसिबल होगा। अब विटनेस की बात आती है, विटनेस सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस का पॉइंट भी है, 69 है, सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट। विटनेस को जो होगा वो बाय पोस्ट से आप समन्स कराएंगे सर्व। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग का मतलब ये हुआ कि ऊपर के जो भी प्रोविजंस लिखे गए हैं प्रीसीडिंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, प्रीसीडिंग मतलब इससे ऊपर के जो सेक्शन थे, ऊपर के सेक्शन में क्या थे, जैसे मान लीजिए विटनेस का एग्जांपल लेते हैं 62 में, अब वहां पे ऊपर के सेक्शन ये कह रहा था कि आप पर्सनली सर्व कराएंगे, 64 कर रहा था कि एडल्ट मेल मेंबर के थ्रू आप पर्सनली देंगे उसको, मतलब उसको ले जाकर हैंड ओवर करेंगे। कह रहा है कि ऊपर की कोई बात होने के बावजूद भी यहाँ पे विटनेस को पर्सनली सम्मन सर्व कराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि द कोर्ट इशूइंग ए समन्स टू ए विटनेस में क्या कर सकता है, इन एडिशन टू एंड साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ सच समन, जब इस तरह का सम्मन जब इशू करेगा, या तो उसके इन एडिशन टू एक सम्मन भी इशू करेगा और दूसरा एक और कॉपी स्पीड पोस्ट करा देगा, या साइमल्टेनियसली या साथ साथ दोनों एक काम करेगा, क्या करेगा, डायरेक्ट कॉपी ऑफ द समन्स टू बी सर्व्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू द विटनेस ऑफ द प्लेस वेयर ही ऑर्डिनरली क्या करता है, या तो रिजाइड करता है, या तो अपना बिजनेस कैरी करता है, या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है, तो इस मामले में सर्विस सम्मान हो जाएगी। मतलब ये कहने का मतलब है कुल मिला जुला करके जो ऊपर के मेथड दिए गए हैं, मैं थोड़ा सा गलत हो गया था, ऊपर के जो मेथड दिए गए हैं उन मेथड के को फॉलो साथ साथ में किया भी जा सकता है, और साथ साथ में एक नया इसके साथ भी एक नया मेथड भी इस मामले में एक्सेप्ट किया जा सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस के माध्यम से भी विटनेस को नोटिस सर्व कराई जा सकती है। मतलब कि इसमें दो मेथड है, या तो एडिशन टू या साइमल्टेनियसली, आप जो भी स्पीडियर मोड हो आप वहां पे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो विटनेस को यहाँ पे पर्सनली भी समन सर्व कराया जा सकता है, और विटनेस को यहाँ स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी, रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस के माध्यम से भी यहाँ पे सर्व कराया जा सकता है। ये बेसिक सेक्शन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, अब आप लोग देख लिया होगा सेक्शन 61 से लेकर के सेक्शन 61 टू सेक्शन 69। तो सेक्शन 61 किसकी बात कर रहा था, तो फॉर्म की बात कर रहा था, एक बार और रिवाइज करा दें। अब देख लिया तुम लोग कि सेक्शन 61 किसकी बात कर रहा था, तो फॉर्म की बात कर रहा था। फॉर्म हमने बता दिया, फिर सम्मन कैसे सर्व होगा ये भी बता दिया आपको, ये आपको कॉर्पोरेट बॉडीज का हो गया। सर्विस ऑफ सम्मन जहाँ पर्सन अगर फाउंड नहीं होता है तब क्या करेंगे आप, अगर फाउंड नहीं होता तो वहां पे एडल्ट मेल मेंबर को देंगे, किसको देंगे आप,
एडल्ट को देंगे। आप एडल्ट, एडल्ट होना चाहिए और साथ साथ में उसका मेल भी होना चाहिए, एडल्ट मेल मेंबर को आप दे देंगे। ये हो गया 64। 65 कह रहा था कि प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड बिफोर प्रोवाइडेड। जो ऊपर के मेथड हैं, जैसे ऊपर के मेथड में ये था सेक्शन 62 था, या सेक्शन 63 है, या सेक्शन 64 है। अगर इस मेथड में नहीं हो पाया तो आप क्या करेंगे, उसके घर के पास आप क्या करेंगे, चिपका देंगे, आप फिक्स कर देंगे, आप उसको आप क्या करेंगे, आप फिक्स कर देंगे। ये तो इजीली हो गया 62 1 3 4 5। अब 66 भी याद हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट। 69 तो याद ही था, विटनेस का। दो और तुम्हें याद करना होगा। दोनों क्या है कि एक पॉइंट पर कॉमन है। किस पॉइंट पर कॉमन है दोनों? दोनों जो हैं ये पॉइंट इनका कॉमन ये है कि दोनों ही कह रहे हैं कि कहाँ गया, दोनों ही आउटसाइड लोकल जुडिक्शन होगा तब कैसे होगा, ये दोनों ही इस बात पे कॉमन है। आउटसाइड लोकल जुरिडिक्शन में अगर लिमिट सर्व कराया गया है तो उसका क्या मैटर होगा, ये 67 68 डिस्कस करता है। अब ये सेक्शन इस तरह से एकदम क्लियर हो गया। अब आ जाए एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं जो मेंस में कई बार पूछ चुका है। मेंस में एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए कि ये है क्वेश्चन इसका मेंस का कि कैन वारंट मे बी इशूड अगेंस्ट द विटनेस। तो आंसर इज दैट यस, अंडर विच प्रोविजंस, अंडर द 87। 87 यूपी में कई बार मेंस में पूछा जा चुका है। तो 87 है क्या? 87 कहता है कि जहां पे सम्मन इशू, 87 बेसिकली 204 सेक्शन के अंतर्गत साथ पढ़ा जाता है। तो 204 का जो सब क्लास ए है वो कहता है कि सम्मन केस में सम्मन शैल बी इशूड। तो वहां पे उसका 204 का ए का यहाँ पे एक्सेप्शन 87, और 87 उसका भी एक्सेप्शन है। और ये जनरल प्रोविजन के अंतर्गत आता है। जनरल प्रोविजन का मतलब ये हुआ कि जहां जहां कोर्ट सम्मन इशू कर सकता है उस मामले में कोर्ट वारंट भी इशूड कर सकता है। लेकिन वारंट इशू करने का कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कह रहा है कि वारंट क्या है, वारंट वारंट दैट इज द बिलेबल और नॉन बिलेबल वारंट मे बी इशूड अगेंस्ट द विटनेस। This warrant may be issued under section 87 of the CRPC। अगला कह रहा है कि सेक्शन 87 इज अनलाइक टू सेक्शन 204। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस होने का ये रीजन ये है कि यहाँ पर 87 जो है, 204 है, सिर्फ एक्यूड की बात करता है। किसकी बात करता है? सिर्फ और सिर्फ एक्यूड की बात करता है। लेकिन 87 क्या करता है? एनी पर्सन यूज करता है रादर देन एक्यूड। जब एनी पर्सन यूज करता है तो उसका मतलब ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति इसके कैटेगरी में आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? एनी पर्सन। एनी पर्सन 87 यूज करता है। इसका मतलब कि एक्यूज को भी इशू हो सकता है, विटनेस को भी हो सकता है, सम्मन जो भी सब आएगा। अब 87 क्या है, अब इसको हम ध्यान में रखना होगा 87 के रिगार्डिंग। 87 कहता है कि इशू ऑफ प्रोसेस, दो वर्ड हैं, इन ल्यू ऑफ के बदले में। सम्मन आप इशू ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट वारंट इशू कर दिए। आर इन एडिशन टू, इन एडिशन टू का मतलब हुआ सम्मन भी इशू करेंगे और साथ साथ में वारंट भी इशू करेंगे। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसका क्या है? आर वर्ड है। क्या है? आर, इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब आप ऐसा कब कर सकते हैं? तो आप तब कर सकते हैं, देखो एक कोर्ट में, सॉरी, कोर्ट में इन एनी केस इट इज एम्पावर्ड टू इशू दिस कोर्ट सम्मन। उस मामले में जिसमें कि कोर्ट सम्मन इशू के लिए एम्पावर्ड हो, उस मामले में कोर्ट यहाँ पर वारंट इशू कर सकता है। किस काम के लिए वारंट इशू कर सकता है? वारंट फॉर अरेस्ट के लिए। यहाँ पर वारंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए नहीं है, यहाँ सर्च वारंट नहीं है। यहाँ पर किस लिए वारंट है? वारंट अपीयरेंस के लिए वारंट है। और तो इसके कंडीशन क्या होना चाहिए? एक हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, बिफोर और आफ्टर में। तो बिफोर और आफ्टर का क्या पॉइंट है इसमें? बिफोर और आफ्टर का मैंने पॉइंट ये बनाया है, जैसे मान लीजिए बिफोर कर लेते हैं। बिफोर इशू ऑफ सच सम्मन, सम्मन इशू करने से पहले ही आपने सम्मन इशू ही नहीं किया और उससे पता पहले ही चल गया कि वो क्या क्या चुका है, भाग चुका हैज एब्सकंडेड, या विल नॉट ओबे द सम्मन, या आपको मालूम है कि वो बहुत ही हार्ड कोर क्रिमिनल है, उसका सम्मन का इशू, सम्मन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपने यहाँ पर इशू कर लिया। तो पहला मतलब ये है कि ये पॉइंट है, बिफोर वाला जो पॉइंट है यहाँ पर पढ़ा जाना चाहिए, इसके साथ भी पढ़ा जाना चाहिए
और ए पॉइंट इसके साथ भी पढ़ा जाना चाहिए। कह रहा आइदर बिफोर द इशू ऑफ सच समन्स पर्सन हैज एब्सकॉन्डेड और विल नॉट ओबे द समन्स। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो हमारा हो गया आपका बिफोर का एग्जांपल हो गया। ओके, ये बिफोर का हो गया। अब बिफोर में एक और पार्ट हम लेते हैं, जैसे कि ये तो फर्स्ट पार्ट का हो गया, सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। बिफोर द टाइम हैज, देखो यहाँ पे बिफोर द टाइम हैज बीन फिक्स्ड फॉर द अपीयरेंस। तो टाइम जो फिक्स हुआ है, जैसे इशू द आफ्टर इशू ऑफ द सम्मन तो इशू हो चुका था, सम्मन इशू हुआ था आफ्टर द इशू ऑफ द सम्मन ऑफ द सेम, बट बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर हिज अपीयरेंस। मान लीजिए कि 1 जनवरी को कोर्ट ने प्रोड्यूस किया, सम्मन इशू किया, और 20 जनवरी को उसे कोर्ट में आना है, लेकिन 15 जनवरी को इन्फॉर्मेशन मिल गया कि वो विदेश भागने की तैयारी कर रहा है, दूसरा विजय माल्या बन सकता है। तो कोर्ट को क्या करना चाहिए? 20 तारीख का इंतजार करे कि नहीं, सम्मन इशू किया है, 20 तारीख को आएगा तभी हम इशू करूंगा? नहीं, वहां पर पहले ही कोर्ट यहाँ पे आफ्टर द इशू ऑफ सम्मन, 1 जनवरी को इशू हुआ है बिफोर, बट 20 तारीख से पहले 15 तारीख को सम्मन यहाँ इशू कर सकता है। कब यहाँ पे इशू कर सकता है? इसका रीजन ये है, रीजन ये है कि ओहो कहाँ गया, आफ्टर द गायब भी हो गया। अच्छा, इस पे लाइन कलर भी जाना चाहिए था, गलत आ गए। नो कलर होना चाहिए, नो कलर, इसका हमें चेंज करना चाहिए था। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे अब आफ्टर द इशू ऑफ ए भी इसके साथ पढ़ा जाना चाहिए। यही कलर क्या है, इसका भी इसके साथ होना चाहिए और इसका भी इसके साथ होना चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जो वर्ड है कि इफ बिफोर द इशू ऑफ सच समन्स द कोर्ट सीज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज एब्सकॉन्डेड और विल नॉट ओबे द समन्स, यहाँ पर इशू हो सकता है। और दूसरा है कि आफ्टर द इशू ऑफ द सेम बट बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द अपीयरेंस कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज एब्सकॉन्डेड और विल नॉट ओबे द समन्स। एक दूसरी कंडीशन है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों कंडीशंस में जो टाइम फिक्स हुआ था अपीयर होने का, वहां पे अपीयर होने से पहले ही है। जैसे कि एग्जांपल, हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अब फर्स्ट पार्ट का हम एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एक पार्ट का एग्जांपल लिए वक्त जैसे केस पेंडिंग हुआ और केस जैसे जैसे ही आया, एफआईआर लॉन्च हुई, उसी दिन वहां पे उसने एप्लीकेशन दे दिया कि विजय माल्या बाहर भाग सकता है। तो हमने सम्मन इशू करने से पहले ही तुरंत वारंट इशू कर दिया, जबकि सम्मन केस था, हमें रूल था कि ये सम्मन ही इशू होना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं कि वह या तो भाग जाएगा या विल नॉट ओबे द सम्मन, या सम्मन इशू भी करेंगे, फॉलो नहीं करेगा और भाग जाएगा। तो यहाँ पर हम सम्मन इशू करने से पहले ही वारंट इशू कर दिए। दूसरा का एग्जाम्पल अभी बताया कि 1 जनवरी को हमने इशू किया, ये दूसरा का एग्जाम्पल था। 1 जनवरी को हमने इशू किया और 20 जनवरी को टाइमिंग था, लेकिन 15 जनवरी को हमें लग रहा है कि वह भाग चुका है या विल नॉट ओबे द समन्स, वहां इशू कर देंगे। अब हम आफ्टर की कैटेगरी में आते हैं। आफ्टर का मतलब क्या है? इफ एट सच टाइम्स ही फेल्स टू अपीयर, टाइम फिक्स था कि 20 जनवरी को आएगा, टाइम हमने क्या फिक्स कर रखा था कि कब आएगा, वो 20 जनवरी को आएगा, लेकिन वो आया ही नहीं। दूसरा टाइम था कि ये प्रूव हो चुका है कि समवन ड्यूली सर्व्ड हुआ था, ड्यूली सर्व्ड इन टाइम टू एडमिट अपियरिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रूफ, और ये प्रूफ होना चाहिए कि ऑलरेडी समन सर्व हो चुका था, ये नहीं कि नहीं वो आया ही नहीं। आया नहीं तो क्यों नहीं आया, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं समन सर्व हुआ था फिर भी वो नहीं आया। और न आने का रीजन क्या था? नो रीजनेबल एक्सक्यूज वाज ऑफर्ड फॉर सच फेल्योर। तो इसमें तीनों कंडीशन होना चाहिए आफ्टर में। आफ्टर का पहला कंडीशन है कि जो टाइम फिक्स था वो आया नहीं, दूसरा था कि सम्मन ऑलरेडी सर्व हो चुका था, और तीसरा उसका कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था। जैसे मान लीजिए कि सम्मन सर्व हो चुका लेकिन वो आया नहीं, बाद में आकर कह रहा था कि सर जिस दिन मुझे आना था उसी दिन हमारे बेटे का डेथ हो गया, अब हम लोग उसी में बिजी हो गए, इतने सदमे में था इसीलिए मैं यहाँ पे आ ही नहीं पाया। तो देखो अब वो आया नहीं, ठीक है, सम्मान भी सर्व था कि 20 जनवरी को आना है, लेकिन क्यों नहीं आया? क्योंकि उसका रीजनेबल एक्सक्यूज था। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है कि नो रीजनेबल एक्सक्यूज, अगर रीजनेबल एक्सक्यूज है तब वहां पे सम्मान इशू नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब हम वारंट और सम्मन में अंतर क्या है अब इसको डिस्कस करेंगे, एक क्लास बाद में हम लेंगे, इस पॉइंट पर डिस्कस कर देना चाहते हैं हम।
सम्मन वारंट में क्या डिफरेंस है? प्रोसेस टू कंपेल द अपियरेंस। देखो सम्मन जो होता है कि सम्मन हमेशा दो कॉपी में इशू होती है। कितने कॉपी में इशू होती है? एक डुप्लीकेट फॉर्म में इशू होता है। एक मिनट, और कलर चाहिए, ये कलर चाहिए। सम्मन कितने में होना चाहिए? डुप्लीकेट में होना चाहिए, डुप्लीकेट में होना चाहिए। वारंट कितने कॉपी में होता है? वारंट एक ही कॉपी में होता है। तो रीजन में बता दिया कि एक कॉपी उसको आप दे देते हैं और दूसरी कॉपी पर सिग्नेचर करा कर लेकर आ जाते हैं। लेकिन इस मामले में क्या होता है? इस मामले में तो सीधा सीधा आप एक ही कॉपी इशू होती है कि खुद ही उसको अरेस्ट करके आपको लाना होता है। अब यहाँ पे काइंड्स की जब बात आती है, सम्मन के कोई काइंड उंड नहीं होते हैं, सम्मन के कोई काइंड नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे दो तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक तो आपको बिलेबल वारंट हो गया और दूसरा हो गया नॉन बिलेबल वारंट हो गया। ये इंटरव्यू में हमेशा पूछता है कि बिलेबल वारंट क्या होता है, नॉन बिलेबल वारंट क्या होता है। तो तुम लोग बता देना, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सेक्शन 61 जो होता है वो कहता है कि बिलेबल और नॉन बिलेबल वारंट में क्या अंतर है। तो पहले नंबर ऑफ कॉपी में हमने अंतर देख लिया, दूसरा काइंड में देख लिया, तीसरा अपॉर्चुनिटी में देख लिया। जब सम्मन इशू होता है तो हियर टाइम इज गिवन टू अपीयर। एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि 20-25 तारीख को जो भी होगा आप उस दिन अपीयर हो जाना। तो यहाँ पर टाइमिंग होता है। लेकिन यहाँ इस मामले में यहाँ पे टाइमिंग होता ही नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं आपको मिलता है। हियर द डायरेक्शन इज कोर्ट टू अरेस्ट एंड प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट अनलेस वारंट इज बिलेबल वारंट। इस मामले में कोर्ट का सीधा सीधा डायरेक्शन है कि जाओ भाई उसको अरेस्ट करके लेकर के कोर्ट में प्रोड्यूस करो। लेकिन एकमात्र एक्सेप्शन है कि अगर कोर्ट ने बिलेबल वारंट इशू कर रखा है तो आप जाएंगे और उसको अरेस्ट करके नहीं लाएंगे, बाकी चीजें प्रोसीजर फॉलो करके आ जाएंगे। तो रूल ये है कि सम्मन केस में आपको अपीयर होने का टाइम दिया जाता है। यहाँ पे वारंट में आपको अपीयर होने का टाइम नहीं दिया जाता है, आपको सीधा अरेस्ट करके लेकर आया जाता है। अब यहाँ पे इन ल्यू ऑफ आर, देखो ल्यू ऑफ इन इन छूट गया, यहाँ पे इन ल्यू ऑफ आर इन एडिशन टू यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पर वारंट कैन बी इशूड इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू, जैसा कि सेक्शन हमने 87 अभी आपको डिस्कस कर रहा था। तो मतलब कि सम्मन के केस में वारंट इशू हो सकता है, जहां सम्मन इशू करना है वहां पर वारंट इशू हो सकता है। लेकिन यहाँ सम्मन्स कैन नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू वारंट, वहां पे इशू नहीं हो सकता। अब वारंट केस में हमेशा अंतर रखना, ये मत कर देना कि सेक्शन 204 बी कहता है कि नहीं वारंट केस में सम्मन्स या वारंट दोनों में से कोई इशू हो सकता है, वो अलग चीज हो गया। अब सर्विस एजुकेशन की बात आती है तो यहाँ पे कौन सर्व कराता है? सम्मन कौन सर्व कराता है? सम्मन कौन सर्व कराता है? एक तो पुलिस ऑफिसर सर्व कराता है, दूसरा तुम्हें बाय ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट अथराइज करे तो यहाँ दो व्यक्ति कराता है। मतलब यहाँ प्राइवेट व्यक्ति को सम्मन सर्व कराने के लिए नहीं अथराइज किया गया है, क्योंकि अर्जेंट काम नहीं होता है। यहाँ पे प्राइवेट व्यक्ति सर्विस सम्मन इशू कराने नहीं जा सकता। लेकिन प्राइवेट व्यक्ति से जनरली तो यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट इसको एग्जीक्यूट करती है। कौन एग्जीक्यूट करता है? जनरली पुलिस डिपार्टमेंट ही सम्मन को वारंट एग्जीक्यूट कराती है। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में प्राइवेट व्यक्ति को आप अथराइज कर सकते हैं कि प्राइवेट व्यक्ति भी जा करके वो करे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मेन है तो कि नो प्राइवेट पर्सन, यहाँ पर आ जाएंगे नो प्राइवेट पर्सन, यहाँ प्राइवेट पर्सन को अलाउ नहीं है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पे यस प्राइवेट पर्सन है, यहाँ पे यस प्राइवेट पर्सन यहाँ पे कर सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस आ गया। इस तरह से क्लास आज खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में वारंट डिस्कस करूंगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो ऑडियो।